नमस्कार, मैं सुशीला कुलरिया। आज हम पढ़ेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार का देखो शाब्दिक अर्थ होता है, उत्प्रेक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है उत धन प्रेक्षा। यानी आपको बताया गया है कि जो आपकी परीक्षा में प्रश्न आता है, उत्प्रेक्षा अलंकार को परिभाषित कीजिए। तो सबसे पहले शाब्दिक अर्थ, जैसा कि आपको पिछली कक्षाओं में बताया गया है। उत्प्रेक्षा का शाब्दिक अर्थ होता है उत प्लस प्रेक्षा, अर्थात उत्कृष्ट प्रेक्षण। उत्कृष्ट उत्कृष्ट का अर्थ पहले से बेहतर, प्रेक्षण का अर्थ है निगरानी या देखना। देखो, पहले जितने भी वीडियो बनाए हैं उसमें मैंने इतना विस्तार से नहीं लिखा है, उसको समझाने पे मैंने ज़्यादा ध्यान दिया है। लेकिन जैसे कि बच्चों ने कहा कि मैडम आप समझाते हो तो हमें लिखने की जो शैली है, लिखने का पता नहीं कि अपने को किस तरीके से लिखना है। ठीक है, आप हेड राइटिंग अपने हिसाब से देख लेना, आपको इससे भी बेहतर हेड राइटिंग में लिखना है। लेकिन जो लिखना किस प्रकार है वो मैंने यहाँ पर देखा है, आपको इस प्रकार से उसकी परिभाषा लिखनी है। तो देखो, उत्प्रेक्षा अलंकार किसी की भी अपने को परिभाषा पूछी जाती है तो सबसे पहले अपने को उसका शाब्दिक अर्थ लिखना होता है। तो शाब्दिक अर्थ शब्द का अर्थ तोड़कर अपना उसका जो संधि विच्छेद करके उसका अर्थ अपन देखते हैं, दोनों का अपन अर्थ देखते हैं, उसके बाद में दोनों का जो है विस्तृत रूप से अपन अर्थ लिखते हैं, उसके बाद में उसकी परिभाषा आती है। ठीक है, देखो, उत्कृष्ट का अर्थ पहले से बेहतर, प्रेक्षण का अर्थ है निगरानी या देखना। ठीक है, अब एक को दूसरे से बेहतर देखते हैं तो संभावना व्यक्त करते हैं। यहाँ अब की जगह जब आना चाहिए। ठीक है ना, जब जब देख लिया करो आप, है ना। देखो, हाँ, जब एक को दूसरे से बेहतर देखते हैं तो संभावना व्यक्त करते हैं। और संभावना में मैंने कहा यहाँ पर देखो, उत्कृष्ट यानी पहले से बेहतर, निगरानी यानी देखना। अब देखो, बेहतर बेहतर शब्द किसके लिए काम में लेते हैं? तुलना के लिए, यानी उससे बेहतर है, ये उससे अच्छा है। ठीक है ना, तो जब बेहतर करते हैं, जैसे उपस्थित हो, दोनों अगर अपने सामने उपस्थित होते हैं तो अपन उसको सीधे तौर पर कह सकते हैं। लेकिन अगर उपस्थित नहीं हो, एक प्रस्तुत हो और एक अप्रस्तुत हो, तब अपने को संभावना व्यक्त की जाती है। ठीक है, तब उसके बारे में अपन संभावना व्यक्त करते हैं। तो जब एक को दूसरे से बेहतर देखते हैं तो संभावना व्यक्त करते हैं। और संभावना में ज्ञान की श्रेणी संदेह से आगे। अब संभावना किसे कहते हैं? संभावना में ज्ञान की श्रेणी संदेह से आगे और निश्चय से पीछे होती है। यानी कुछ संदेह होता है और कुछ निश्चय होता है। वह निश्चित न होकर भी निश्चय की ओर उत्कट रूप से झुकी रहती है। यानी निश्चय की तरफ तो जाती है लेकिन निश्चय से पीछे ही रह जाती है। वह निश्चित न होकर भी निश्चय की ओर उत्कट रूप में झुकी होती है, यानी निश्चय अनिश्चय की स्थिति उत्पन्न होती है। ये उत्प्रेक्षा शब्द का अर्थ है। शब्द का अर्थ है, उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा नहीं है, उत्प्रेक्षा शब्द का अर्थ है। ठीक है, अब देखते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा। उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा, जब उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए। ऊपर मैंने कहा था दो की तुलना। ठीक है, तो जब उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए, अर्थात जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लिया जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मान लिया जाए, संभावना व्यक्त की जाती है। इसमें अब देखो, एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लिया जाता है तो मानने के लिए कौन कौन से बीच के शब्दों को है ना अपन काम में लेते हैं। इसमें मनु, मानो, मानहु, मनो, मनहु, जनु, जानो, जानहु इव अथवा निश्चय आदि वाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण देखते हैं। बस देखो बेटा, अब अपने को अगर उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा शब्द का अपने को अर्थ समझ में आ जाएगा, है ना, तो अपने को उत्प्रेक्षा अलंकार की जो परिभाषा है अपने को याद करने में इतनी समस्या नहीं होगी। शब्द का अर्थ अगर आपको जो है याद हो जाएगा। उदाहरण देखो, अंबर में तारे मानो मोती अनगिन है। सबसे पहले अंबर में, आकाश में जो तारे हैं, जो किसके समान, तारों की संभावना किसके साथ लगाई जा रही है? मोतियों के साथ। और मोती भी कितने, जिस प्रकार तारे अनगिन है उसी प्रकार मोती अनगिन है। ठीक है, तो संभावना व्यक्त की जा रही है, आकाश में जो तारे हैं, अंबर में जो तारे हैं। दूसरा उदाहरण देखो, मानो वाचक शब्द आ गया, यानी उत्प्रेक्षा अलंकार है। सीधा सीधा देखो, पहले अपन, कहती हुई यूं उतरा के नेत्र, कहती हुई यो उतरा के नेत्र जल से भर गए,
हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। अब कोई उत्तरा अपनी बात कहती है और कहने पर जो उत्तरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो उन आंसुओं की संभावना किससे की गई है? हिम के कणों से पूर्ण मानो, जैसे हिम के जो बर्फ के छोटे छोटे कण हैं जो भर गए हैं, हो गए पंकज नए। पंकज यहाँ आंखों को जैसे कमल कमल के पंखुड़ियों पर जैसे ओस की बूंदें आ जाती है, छोटी छोटी बर्फ़ की बूंदें आ जाती है, कितनी सुंदर लगती है ना। तो यहाँ पर कमल के पंखुड़ियों पर जैसे हिम की छोटी छोटी कणें आकर जो उनको सुंदर बना रही है, उसी प्रकार उत्तरा की आंखों से जो टपकते हुए आंसू है वो कमल के पंखुड़ियों पर आए हुए हिम के कणों के समान प्रतीत हो रहे हैं। तो यहाँ पर संभावना व्यक्त की जा रही है। मानो मानो शब्द आ गया तो यहाँ पर इसकी संभावना व्यक्त की जा रही है, निश्चय अनिश्चय किया जा रहा है। यह है उत्प्रेक्षा की परिभाषा। अब भेद देखते हैं। उत्प्रेक्षा के भेद 3 भेद होते हैं: वस्तु उत्प्रेक्षा, हेतु उत्प्रेक्षा और फलोत्प्रेक्षा। अब इसमें अपन देखेंगे वस्तु उत्प्रेक्षा का पहले विस्तार से देखेंगे, तीनों का विस्तार से देखेंगे, और फिर जैसे अपन ने रूपक के जो डायग्राम बना के रूपक का देखा था ना, वैसे ही अपन इसमें तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, तुलनात्मक रूप से इसको समझेंगे। तो देखो, उत्प्रेक्षा के 3 भेदों में पहला है वस्तु उत्प्रेक्षा। आपके एग्जाम में आता है उत्प्रेक्षा को परिभाषित कीजिए, या फिर आ जाएगा उत्प्रेक्षा के भेद, बस इतना ही आएगा टिप्पणी के में। तो जैसे कि अपन ने देखा था, आपके 7.5 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, तो उसके हिसाब से आपको इसको इस प्रकार लिखना है। पहले शब्द का अर्थ है और जो है, और फिर इसका परिभाषा है। ठीक है। तो वस्तु उत्प्रेक्षा, अब उत्प्रेक्षा का तो अपन ने देख लिया था क्या, कि पहले वाले से बेहतर, और बेहतर भी किस प्रकार, केवल संभावना के आधार पर, है ना। तो इसका अर्थ नहीं बताया कि अब केवल है ना जो आ रहे हैं जिसका अर्थ नहीं बताया गया, उसी का देखेंगे अपन। वस्तु धन उत्प्रेक्षा, वस्तु से तात्पर्य क्या है? उपमेय उपमान। जैसा कि अपन ने उपमा अलंकार में पढ़ लिया था। ये अगर आपको समझ में नहीं आया तो उपमा अलंकार वाली आप कक्षा दोबारा देख सकते हो, आराम से देख सकते हो दोबारा से, है ना। तो उपमेय, वस्तु से क्या तात्पर्य है? उपमेय उपमान, जो वस्तु रूप में संभावित होते हैं। वस्तु, ठीक है ना, संभावित उत्प्रेक्षा। तो उत्प्रेक्षा अलंकार, वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार में जो संभावना होती है उसको वस्तु के रूप में, उपमेय उपमान के रूप में उसकी संभावना की जाती है। ये तो पहले देखो, वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार के उदाहरण वही हो जाएगा जो अपन ने उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा देखी थी। ठीक है ना। जो है परिवर्तन जो अलग होगा वो आगे वाले अलंकारों में होगा, जैसे फलोत्प्रेक्षा अलंकार में होगा और हेतुत्प्रेक्षा अलंकार में होगा। तो इसका देखो वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार का अपन उदाहरण देखते हैं। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अध खुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। नील परिधान, नीले वस्त्रों के बीच में सुकुमार कोमल, खुल रहा। अब नीले वस्त्रों के बीच में क्या है? देह, नायिका की देह, नीले वस्त्रों के बीच में नायिका की देह। खुल रहा मृदुल अध खुला अंग, मृदुल कोमल, अध खुला हल्का सा खुला हुआ उसका जो शरीर का अंग है, जो कोमल शरीर के ऊपर जो नीले वस्त्र है वो उसमें थोड़ा सा खुला हुआ जो अंग है वो इस प्रकार दिखाई दे रहा है। कैसे? कोई नायिका है ना, नीले वस्त्र पहन रखी है। अब कोई नायिका कौन? ये पंक्तियाँ जयशंकर प्रसाद की कामायनी की श्रद्धा सर्ग से ली गई है। तो श्रद्धा जब मनु को प्रेरित करती है तो मनु उसको, श्रद्धा को पहली बार देखता है, तो उसके सौंदर्य का उसे जो भान होता है उसका यहाँ पर चित्रण किया गया है, उस कामायनी में चित्रण किया गया है। तो उसको यहाँ वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार के उदाहरण में अपन देखते हैं। तो मनु जब श्रद्धा का उसको शारीरिक सौंदर्य देखते हैं तो उसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि कोमल देह के जो नीले वस्त्र पहन रखी है वो ऐसा लग रहा है जैसे कोमल अंग, आधा खुला हुआ अंग है ना, उसको दिख रहा है। ठीक है। यानी ये तो मुख्य अंग जो है पंक्ति है कि सुकुमार देह के बीच में नीले वस्त्र जो पहन रखे हैं, नीले वस्त्रों के बीच में जो सुकुमार देह है तो उसमें छोटा सा जो खुला हुआ अंग दिख रहा है उसको, किसको? मनु को दिख रहा है। खिला हो जो, अब वो किस प्रकार दिख रहा है? खिला हो जो बिजली का फूल, मेघवन बीच गुलाबी रंग। मेघवन, बादलों के बीच में जैसे बिजली जो है दिखती है,
काले बादलों के बीच में जिस प्रकार बिजली दिखती है, कैसे? अब वो बिजली भी किस प्रकार दिखाई देती है? जैसे गुलाबी फूल के समान, गुलाबी रंग के समान, ठीक है। बिजली का फूल, गुलाबी रंग, काले बादलों के बीच में चमकती हुई बिजली ऐसे दिखाई देती है जैसे गुलाबी रंग का फूल खिला हो। तो वह गुलाबी रंग का फूल कौन है? नीले वस्त्रों के बीच में जो नायिका का अध खुला हुआ अंग दिखाई दे रहा है, वह चमकती हुई बिजली के बीच में गुलाबी रंग, जो खिला हुआ गुलाबी रंग का फूल है वो। अब यहाँ देखो, वस्तु यानी जो उपमेय और उपमान, तो उसकी संभावना व्यक्त की जा रही है कि जो शब्द आया है यानी संभावना, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे श्रद्धा के जो नीले वस्त्र है, नीले वस्त्रों के बीच में जो खुला हुआ अंग है, छोटा सा जो अध खुला हुआ अंग है, वो गुलाबी फूल के समान, बिजली के समान चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वो संभावना है मेघ के बीच में बिजली, तो सुकुमार परिधान हो गया और गुलाबी रंग का फूल अध खुला हुआ अंग हो गया। तो गुलाबी रंग का फूल संभावना व्यक्त की गई है इसकी श्रद्धा के अध खुले हुए अंग से, ठीक है। वस्तु हो गई श्रद्धा का अध खिला हुआ अंग और संभावना हो गई गुलाबी रंग का फूल, ठीक है। अब देख लो, इसकी परिभाषा भी मैंने लिखी है। श्रद्धा के नील परिधान से आच्छादित सुंदर अंग की प्रस्तुत वस्तु अर्थात उपमेय से मेघ के अंदर चमकने वाली बिजली के अप्रस्तुत अर्थात उपमान की संभावना की गई है। यहाँ मैंने पूरा नहीं लिखा है, गुलाबी रंग का फूल वगैरह जो मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। आप अपने हिसाब से देख लेना, लेकिन इतना भी अगर आप एग्जाम में लिखते हो तो आपको भी अच्छे जो है नंबर आपको प्राप्त कर सकते हो उसमें। जान जड़ता नेत्र देख बड़े बड़े, हिरकों में गोल नेत्र नीलम है जड़े। अब यहाँ जान जड़ता नेत्र, नेत्रों की जड़ता देख बड़े बड़े, उसके बड़े बड़े नेत्र है, उन बड़े बड़े नेत्रों की जड़ता, यानी कोई नायिका है वो उसकी जो है स्तंभित अवस्था का यहाँ पर चित्रण किया गया है। जब कोई नायिका स्तंभित अवस्था में है और उसके नेत्र स्तंभित अवस्था में, यानी जो खुली आश्चर्यचकित होकर स्तंभित हो जाते हैं ना, तो उस अवस्था में नायिका के पूरी तरह से खुले हुए नेत्र है, उन नेत्रों की उपमा दी गई है गोल गोल हीरो से, जो है नीलम की, हीरो में नीलम जुड़े हुए की संभावना व्यक्त की गई है। जैसे आ गया, जैसे, तो देखो, जान जड़ता नेत्र देख बड़े बड़े, नेत्रों की जड़ता को देखकर, उसके बड़े बड़े नेत्रों को देखकर, हिरकों में गोल गोल हीरो में जैसे नीलम है जड़े, जैसे नीलम को गोल गोल हीरो में जैसे नीलम जड़ दिया है, इस प्रकार उसकी बड़ी बड़ी आंखें जो है लग रही है। तो प्रस्तुत नेत्रों में, उपमान उपमेय वाली बात आ गई ना, प्रस्तुत नेत्रों में अप्रस्तुत हीरो में जड़े नीलम की संभावना की गई है। प्रस्तुत नेत्र है, उपस्थित है, और अप्रस्तुत हीरो में संभावना की गई है, हीरो उनके सामने उपस्थित थोड़ी है, तो हीरो में जड़े नीलम की संभावना की गई है। आगे देखो, हेतु उत्प्रेक्षा, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आगे अपन तुलनात्मक रूप से भी अध्ययन करेंगे। ये मैंने बीए फाइनल के स्तर का जो है बनाया है, ये इस प्रकार ज़्यादा विस्तृत रूप से आपको परिभाषा लिख कर ये बताई गई, ताकि आप बीए फाइनल में अगर आपके एग्जाम में आते हैं तो आप उसमें कन्फ्यूज ना हो, ठीक है। दूसरा उत्प्रेक्षा का जो भेद देखते हैं अपन, हेतु उत्प्रेक्षा, हेतु धन उत्प्रेक्षा, हेतु यानी कारण और उत्प्रेक्षा यानी संभावना। अब यहाँ पर कारण की संभावना की जाती है, वहाँ पर वस्तु की संभावना की जाती है। वस्तु यानी देखो, ये नेत्र है, तो नेत्र में नीलम, हीरो में जो नीलम जड़ दिए गए हैं, तो हीरो में नीलम जड़ दिए गए हैं, तो नीलम की जो है संभावना व्यक्त की जा रही है। यहाँ पर कारण नहीं होता, अब देखो जो नहीं होता उसी की तो संभावना की जाती है। अपन संभावना किसी की जाती करते हैं, एक तो अपने सामने उपस्थित होता है, एक अपने सामने उपस्थित नहीं होता है। तो जो उपस्थित होता है उसकी तुलना अपन अपने सामने नहीं होता उसकी संभावना के साथ में उसकी तुलना करते हैं, ठीक है। देखो, कारण की संभावना यानी कारण नहीं है, ठीक है, तो वो अपने अनुमान के आधार पर कि उसका संभावना व्यक्त कर रहा है। तो संभावना अपन व्यक्त करते हैं जब सामने उपस्थित नहीं होता है। जहाँ बिना कारण में कारण की संभावना की जाए, जो हेतु नहीं है उसे हेतु मान लिया जाए, वहाँ हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। हेतु शब्द का अर्थ कारण होता है, और हेतु नहीं है लेकिन फिर भी हेतु मान लिया जाता है, वहाँ हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार होता है।
घिर रहे थे घुंघराले बाल, अंश अवलंबित मुख के पास, नील घन सावक से सुकुमार, सुधा भरने के जो विधु के पास। ठीक है, ये मैंने करेक्शन कर दिया है, ये पूरा दोहा है। अब देखो ये भी अपने बीए फाइनल में अपन ने पढ़ा था, आपको याद हो तो, या फिर आपने पढ़ा था, मैंने आपको पढ़ाया था। गिर रहे थे घुंघराले बाल, अंश अवलंबित मुख के पास। अब यहाँ पर नायिका के सौंदर्य का वही यही, हाँ, कामायनी श्रद्धा की जो है पंक्ति है, ये कामायनी की श्रद्धा सर्ग की। अंश अवलंबित, अंश यानी कंधा, अवलंबित सहारा मुख के पास, कंधे का सहारा लेकर मुख के पास में उसके घुंघराले बाल घिर रहे थे। नायिका के जो घुंघराले बाल थे वो कंधे का सहारा लेकर मुख के पास में घिरे हुए थे। अब ये तो है प्रस्तुत है ना। अब इसको देखो, नील घन सावक से सुकुमार, नीले घन बादल, सावक छोटे छोटे, सुकुमार कोमल कोमल, नीले बाद छोटे छोटे कोमल बादल, सुधा भरने को जो विधु के पास। अब सुधा अमृत लेने के लिए जो जिस प्रकार विधु के पास जैसे चंद्रमा के पास गए हैं। अब देखो नायिका बेचारी खड़ी है, आराम से चुपचाप खड़ी है, मनु के जो सामने उपस्थित है। अब उसके बाल घुंघराले हैं, तो उसको कैसा लगता है मनु को कि मुख के पास में कंधे का सहारा लेकर उसके जो बाल घिर रहे हैं वो ऐसा लग रहा है। तो मुख को तो उपमा दी गई है विधु चंद्रमा की, काले बालों को उपमा दी गई है घन। घन क्या होते, घन काले होते हैं, है ना, और बाल कैसे होते हैं, काले, है ना। तो काले बादल जो है सावक, अब घुंघराले बाल छोटे छोटे, सावक यानी छोटे छोटे, है ना, कोमल। तो नायिका के कंधे का सहारा लेकर मुख के पास में जो घुंघराले काले बाल घिरे हुए हैं वो ऐसे लग रहे हैं जैसे नीले छोटे छोटे कोमल बादल अमृत भरने के लिए चंद्रमा के पास आए हैं। अब देखो वैसे तो बाल पीछे ही रहते हैं, लेकिन यहाँ पर बाल घिरकर उसके मुख के पास में आ रहे हैं, मुख के पास में आ रहे हैं। तो ये बादल चंद्रमा के पास में आ रहे हैं। ठीक है, मुख के पास में बाल आ रहे हैं, तो बालों को उपमा दी गई है छोटे छोटे बादलों की, और मुख को उपमा दी गई है चंद्रमा की। ठीक है, अब देखो कारण, कारण यहाँ पर ये जो है उपमा उपमेय है ना, उपमेय है। तो उपमेय को संभावना व्यक्त की जा रही है। यहाँ पर है थोड़ी, बादल उपस्थित थोड़ी है, लेकिन फिर भी बादलों की इससे उपमा की जा रही है। बादलों की उपमा संभावना बालों से और मुख की संभावना चंद्रमा से, लेकिन यहाँ कारण नहीं है, फिर भी कार्य के होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। देख लो, घिर रहे थे घुंघराले बाल, अंश अवलंबित मुख के पास, नील घन सावक से सुकुमार, सुधा भरने को जो विधु के पास। नायिका के मुख तथा कंधे पर फैले हुए घुंघराले बाल उपमेय है, जिन्हें देखकर यह कल्पना की गई है कि मानो नील मेघ के बाद बालक घुंघराले बाल आए हो। ठीक है, विधु के पास आए हैं, चंद्रमा के पास आए हैं। दूसरा उदाहरण देखो, हेतु उत्प्रेक्षा का, भाल लाल बेंदी ललन, आखत रहे बिराजी, इंदु कला कुंज में बसी, मानो राहु भय भाजी। भाल लाल बेंदी ललन, मस्तक पर लाल बिंदी, ललन नायिका के मस्तक पर लाल बिंदी, आखत रहे विराजी, और उस पर अक्षत यानी जो जैसे नायिका के तिलक लगाते हैं, लगाने के बाद में अपन चावल, सफ़ेद चावल भी लगाते हैं ना तिलक के बाद में, तो उसका यहाँ पर नायक वर्णन कर रहा है, कवि वर्णन कर रहा है क्या, आखत रहे विराजे, यानी सफ़ेद चावल जो उस पर विराजे हुए हैं। ललन ललनाए, नायिका के मस्तक पर लाल बिंदी है और उस पर सफ़ेद जो है चावल विराजित है। अब इसकी है ना तुलना कर रहे हैं कौन, इसकी जो है कारण है, और इसके दूसरे कारण की इसके साथ में संभावना की जा रही है। इंदु कला कुंज में बसी, इंदु कला चंद्रमा की कलाएं कुंज में बसी, कुंज यहाँ पर मंगल ग्रह के लिए आया है। अब देखो मंगल ग्रह को अपन क्या कहते हैं, लाल ग्रह भी कहते हैं, और यहाँ पर बिंदी क्या है, लाल बिंदी है। ठीक है,
तो यहाँ पर लाल बिंदी को जो है संभावना व्यक्त की है मंगल ग्रह से, और मुख मस्तक जो उसका सुंदर चेहरा है उसकी है ना चंद्रमा से तुलना की गई है। मानु राहु भय भाजी, मानु राहु के भय से भागकर जो चंद्रमा की 14 कलाएं हैं वो मंगल में जाकर बस गई है। देखो यहाँ पर नायिका के मस्तक के ऊपर लाल बिंदी, और लाल बिंदी में अर्थात तिलक में जो सफ़ेद अक्षर विराजित है, सफ़ेद अक्षर ऐसा लग रहा है जैसे चंद्रमा राहु के भय से भागकर मंगल ग्रह में वास करने लगा है। अब यहाँ पर हेतु उत्प्रेक्षा देखो, क्या वास्तव में चंद्रमा है ना भाग कर रहने उसमें आकर रहने लग गया है? नहीं, यहाँ पर केवल कारण की संभावना व्यक्त की गई है। इसकी व्याख्या देखो, इसमें ललन नायिका, इसमें नायिका के मस्तिष्क पर लगी हुई लाल बिंदी उपमेय के लिए अहेतु में हेतु की संभावना की गई है। लाल बिंदी में सफ़ेद अक्षत है जिनकी संभावना में यह कहा गया है कि चंद्रकला राहु श्याम मुखमंडल के भय से भागकर कुंज मंगल रूपी लाल बिंदु में आकर बस गई है। अब इस उदाहरण में मुख्य बात यह है बेटा कि बिंदी उपमेय के लिए अहेतु में हेतु की संभावना की गई है, कोई कारण नहीं है फिर भी उसकी संभावना व्यक्त की गई है और कारण के साथ में उसकी संभावना व्यक्त की गई है। अरुण भय कोमल चरण भुवि चलिबे ते भानु, अरुण भय लाल हो गए कोमल चरण कोमल पैर भुवि चलिबे पे ते भानु। यहाँ भानु शब्द का अर्थ वैसे सूर्य भी होता है, लेकिन यहाँ पर अपन करण भी बता सकते हैं इसका अर्थ है। तो यहाँ पर कवि कह रहा है कि भूमि पर चलने, पृथ्वी पर चलने के कारण उसके जो है चरण कोमल हो गए हैं, लाल हो गए हैं। अरुण का अर्थ होता है लाल। अब देखो यहाँ पर स्वाभाविक रूप से ही नायिका के जो पैर है, चरण है, वो लाल है, स्वाभाविक रूप से ही लाल है ना, लेकिन कारण की संभावना व्यक्त की गई है कि वो नायिका चल रही है पृथ्वी पे, इसलिए उसके है ना जो पैर लाल हो गए, लेकिन ऐसा नहीं है। नायिका के जो पैर है वो स्वाभाविक रूप से ही लाल है, तो पहले से ही स्वाभाविक रूप से लाल है, तो कर्ण की केवल संभावना व्यक्त की जा रही है कि अरुण भय कोमल चरण लाल हो गए हैं, भूवि चली भी थे। अब ये है ए हेतु, ठीक है ना, जो कर्ण की संभावना ये है, कर्ण की संभावना भूवि चली भी थे भानु, भूमि पर चलने के कारण है। मुख सम नहीं याते रहत चंद ही छाया छाय, चंद्रमा मुख के समान नहीं है। मुख सम नहीं याते रहत, चंद्रमा मुख के समान नहीं है, मानो इसलिए उसमें काली माँ छाई रहती है। छाया कैसी होती है? काली रहती है, ठीक है। तो छाया छाई रहती है चंद ही चंद्रमा में, जबकि चंद्रमा में काली माँ सहज है। अपने को सबको पता है क्या कि चंद्रमा ने स्वाभाविक रूप से ही काला है, काली माँ है उसमें। वैसे चंद्रमा काला नहीं है, लेकिन उसमें जो दाग अपने को दिखाई देता है उसे अपन काली माँ का नाम दे रहे हैं अभी, है ना। तो चंद्रमा सहज रूप से ही चंद्रमा में काली माँ है, फिर भी काली माँ के छाए रहने का कारण यहाँ बताया गया है। कारण बताया गया है क्या कि वह मुख के समान नहीं है। कोई नायिका के मुख के सौंदर्य का वहाँ वर्णन कर रहा है क्या कि ये जो चंद्रमा में जो काली माँ है, वह काली माँ उस नायिका के मुख को देखकर अर्थात जो है ज्वलन की भावना से है ना वह चंद्रमा काला हो गया है, कारण बताया गया है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। चंद्रमा है ना पहले से ही उसमें काली माँ है, किसी के मुख को देखकर वह काली माँ प्राप्त नहीं कर रहा है। आगे देखो, फलोत्प्रेक्षा, फल की उत्प्रेक्षा, फल की संभावना। जहाँ बिना फल में ही फल की संभावना कर ली जाए वहाँ फलोत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यहाँ फल का आशय क्या है? उद्देश्य से है। उद्देश्य परिणाम, जो फल नहीं होता उसको फल या उद्देश्य जब मान लिया जाता है तब फलोत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यानी फल नहीं होता फिर भी फल मान लिया जाता है, परिणाम नहीं होता फिर भी परिणाम मान लिया जाता है। संभावना, उत्प्रेक्षा का अर्थ संभावना है। तरनी तनुजा तट तमाल तरोवर बहुछाए, ये अपने BA सेकेंड ईयर में पढ़ा था। जुखे कुल सो जल परसन हिल मनहु सुहाए। तरनी तनुजा
तट नदी तनुजा तट तमाल तरोवर। यहाँ वृक्ष स्वाभाविक रूप से यमुना जल की ओर झुक रहे हैं, है ना। तमाल के वृक्ष है वो यमुना नदी के किनारे पर तरुवर बहुत से जो है वृक्ष छाए हुए हैं। यमुना नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे तमाल के वृक्ष जो है छाए हुए हैं। ये तो इसका जो है उपमेय है, उपमान है, ठीक है ना, उपमेय है इसका। और इसकी जो है संभावना व्यक्त की जा रही है। अब वो क्यों बहुत सारे जो वृक्ष है यमुना नदी के किनारे, झुके कुल सो जल परसन, वो इस प्रकार झुके हुए हैं जल परसन, यमुना नदी के जल को स्पर्श करने के लिए। हिल मनहु सुहाए, हिल मनहु सुहाए, मन को बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। वो वृक्ष हिलते हुए, उनकी पत्तियां हिलती हुई सुंदर लग रही है। तो ये कह रहा है क्या, एक तो स्वाभाविक है कि यमुना नदी के किनारे बहुत सारे वृक्ष, तमाल के वृक्ष है वो। अब वो तो वृक्ष जब भी बहुत सारे घने वृक्ष हो जाते हैं तो उनकी पत्तियां है ना, वो अपने आप जब वृक्ष ज़्यादा विकसित हो जाता है तो पत्तियां, डालियां नीचे होने लग जाती है, स्वाभाविक है। लेकिन यहाँ पर उद्देश्य बताया गया है कि वो वृक्ष की डालियां है जो वापस अगर नीचे आ रही है तो उसका उद्देश्य, फल बताया क्यों वापस आ रही है, कि यमुना नदी के जो है जल को स्पर्श करने के लिए वो वापस नीचे आ रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर फल बताया गया है कि वो तमाल के वृक्ष जो है वो वापस नीचे क्यों आ रहे हैं, क्यों झुके हुए हैं यमुना नदी के जल को स्पर्श करने के लिए। यहाँ वृक्ष स्वाभाविक रूप से यमुना के जल की ओर झुक रहे हैं, पर यह बताया गया है कि वे जल स्पर्श के फल के लिए झुके हुए हैं। क्यों झुके हुए, जल स्पर्श के फल के लिए। फलोत्प्रेक्षा का और उदाहरण देखते हैं। तब मुख समता लहन को जल सेवत जल जात, रोज नहात है निरधि में शशि, तो मुख की समता लहिवे को। अब देखो, तब मुख समता लहन को, उसके मुख की समता प्राप्त करने के लिए, उसके मुख की बराबरी करने के लिए, जल सेवत जल जात, जल लेता है जल जात, जहाँ से जल उत्पन्न होता है वहीं से वह जल लेता है। रोज नहात है निरधि में शशि, रोज नहाते हैं निरधि में शशि, निरधि सागर में, सरोवर में, शशि चंद्रमा। अरे चंद्रमा रोज ही जो है समुद्र में स्नान करता है, तो मुख की समता लहिवे को, उसके मुख की समानता लेने के लिए चंद्रमा रोज ही सागर में स्नान करता है। किसके, कोई नायिका का मुख ना बहुत सुंदर है और उसकी जो है सुंदरता प्राप्त करने के लिए है ना चंद्रमा रोज ही सागर में नहाता है। अब देखो ये स्वाभाविक सी बात है कि चंद्रमा ने स्वाभाविक रूप से शीतल सुंदर अपने को दिखाई देता है। और जैसे जैसे अपन देखते हैं जो चंद्रमा है ना रोज रोज है ना नया नया रूप धारण करता है, नया रूप धारण करता है मतलब है ना। देखो अपन देखते हैं अमावस्या के दिन चंद्रमा पूरा दिखाई नहीं देता, फिर दिन 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 है ना उसकी सुंदरता बढ़ती जाती है। जैसे जैसे चंद्रमा बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसकी सुंदरता बढ़ती जाती है। तो ये चंद्रमा का स्वाभाविक गुण है। लेकिन यहाँ पर चंद्रमा की जो है फल बताया गया कि वो नहाता है समुद्र में। क्यों नहाता है, वो है ना नायिका के सुंदर मुख की समता प्राप्त करने के लिए, मुख की बराबरी करने के लिए। चंद्रमा नायिका के मुख छवि की बराबरी करने के लिए रोज समुद्र में स्नान करता है। एफल में, अब चंद्रमा थोड़ी ना स्नान करता है, कोई फल एफल में। अब अगर मान लो स्नान कर भी लेगा तो क्या चंद्रमा उस नायिका के मुख की बराबरी करेगा, तो बराबरी नहीं करेगा, कोई फल नहीं है। चंद्रमा को अगर नहाएगा तो मुख की बराबरी नहीं कर पाएगा, है ना, क्योंकि चंद्रमा तो अपने आप ही सुंदर है, शीतल है, मधुर है। एफल में फल की संभावना की गई है, अतः फलोत्प्रेक्षा अलंकार है। आज अब अपन इसको तुलनात्मक रूप में देखते हैं, बिल्कुल छोटे रूप में देखेंगे बेटा, ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। वस्तु उत्प्रेक्षा, वस्तु की संभावना की जाती है। अब देखो, हरे मुख मानो मधुर मयंक, बिल्कुल छोटा सा इसका उदाहरण है। हरे मुख मधुर चंद्रमा के समान मधुर है। हरे मुख ऐसा है जैसे चंद्रमा के समान मधुर, तो संभावना व्यक्त की गई है, मानो संभावना है इसकी। शरद शशि बरसात मानो घन घनसार अभेद, शीतल जो चंद्रमा है वो इस प्रकार जैसे बरसात कर रहा है, जैसे वो चांदनी जो है बादल है ना, चांदनी की बरसात कर रहा है। पंथ जात सोहही मति धीरा, ज्ञान भक्ति जनु धरे शरीरा, रास्ते में जाते हुए
सोहई इतनी सुंदर लग रही है, मति धीरा जैसे धैर्यपूर्ण मति यानी बुद्धिमानी के साथ रास्ते में जाती हुई इतनी सुंदर लग रही है। कोई नायिका है, वह सोचते हुए समझते हुए धैर्यपूर्ण रास्ते पर जा रही है, मतलब कि धैर्य धारण करते हुए रास्ते पर जा रही है। तो वह कवि को कैसी लगती है, जैसे ज्ञान और भक्ति दोनों ने शरीर को धारण कर लिया है। कुछ साधारण सी जो विषय की है ना संभावना व्यक्त की गई है। अब देखो हेतु उत्प्रेक्षा। कारण सोवत सीतानाथ के भृगु मुनि दीनी लात, भृगुकुलपति की गति हरी, मनु सुमरी वह बात। अब यहाँ देखो बेटा, कारण नहीं है लेकिन कारण की संभावना की गई है। कारण क्या नहीं है, यहाँ से देखो, भृगुकुलपति परशुराम के लिए आया है कि गति हरी यानी गति रोक दी है। मनो सुमरी वह बात, मानो ऐसा लगता है जैसे उसको वह बात याद आ गई है। अब किसने गति रोक दी परशुराम की? श्री राम ने। क्यों गति रोक दी? कि शायद उनको वह बात याद आ गई। कौन सी बात? सोवत सीता नाथ के भृगु मुनि दीनी लात। कहते हैं कि कभी मुनि जो भृगु था, उस भृगु ने भगवान विष्णु की है ना सोते हुए की लात मारी थी, ठीक है ना। तो अब जब विष्णु श्री राम के अवतार में आए हैं, धनुष तोड़ दिया उन्होंने, तो राम ने जो है परशुराम ने उसका विरोध किया था। कितना क्रोधित अपन ने देखा था, आपने 11th-12th क्लास में पढ़ा होगा। क्रोधित अवस्था में परशुराम आते हैं, उसके क्रोध को शांत करते हैं श्री राम, ठीक है ना। तो उसके जो बोलने की जो गति थी वो परशुराम श्री राम ने उसकी स्थिर कर दी थी। तो ऐसा लगा जैसे श्री राम को है ना वो बात याद आ गई। कैसी? कि तुम्हारे ही जो पूर्वज थे भृगु मुनि, उन्होंने मेरे लात मारी थी, अर्थात मेरा अपमान किया था। तो यह बात स्मरण याद आ जाने की वजह से उन्होंने जो है परशुराम की गति को रोक दिया, गति का हरण कर लिया, ठीक है ना। परंतु ऐसा नहीं है। देखो मानो आ रहा है ना, मनो, ठीक है ना। मनो ऐसा लग रहा है कि कारण है, कारण है ऐसा लग रहा है जैसे श्री राम को स्मरण आ रहा है, उसकी याद आ गई है, किस अपने अपमान की याद आ गई है, अपने अपमान की स्मृति आ गई है। लेकिन ऐसा नहीं है। अब आप कहोगे मैडम ऐसा क्यों नहीं है? मनो प्रतीत हो रहा है ना, और यहाँ पर पहले कारण दिया गया है, कारण है ना यहाँ पर जो, लेकिन उसकी संभावना अंत में संभावना व्यक्त की गई, यानी कारण नहीं है, ठीक है। कारण तो है लेकिन यहाँ पर संभावना व्यक्त की गई, यानी तो कारण जो इसकी केवल संभावना ही व्यक्त की गई है, वास्तविक रूप से कारण नहीं है। अब देखो, सोवत सीता नाथ के भृगु मुनि दीनी लात, भृगुकुलपति की गति हरी, मनु सुमिरी वह बात। श्री राम ने परशुराम की गति का हरण कर लिया है, पर इसका हेतु यह नहीं था कि परशुराम के पूर्वज भृगु मुनि ने विष्णु को लात मारी थी और यह बात श्री राम को स्मरण हो आई थी, ठीक है ना। इसका हेतु यह नहीं था, ठीक है ना। मारी तो थी, भृगु मुनि ने विष्णु को लात मारी थी, लेकिन इसका जो है आज है ना श्री राम को वह बात याद नहीं आई है, ठीक है ना। अब देखो मारी थी यानी कारण है, लेकिन वह बात ना आज श्री राम को जो है याद नहीं आई है कि परशुराम के पूर्वज भृगु मुनि ने विष्णु को लात मारी थी और यह बात श्री राम को स्मरण हो आई थी, ठीक है। अतः कारण की संभावना राम की स्मृति है, ठीक है, राम की स्मृति। अब राम को स्मरण आया थोड़ी था, आया नहीं था, तो कारण की केवल संभावना है, वास्तविक रूप से कारण नहीं है। यह हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार। और वस्तु उत्प्रेक्षा में केवल उसकी उपमा की गई है बेटा, वस्तु की संभावना की जाती है। जैसे हरिमुख मधुर चंद्रमा के समान है और शीतल चंद्रमा शरद ऋतु का चंद्रमा से लग रहा है जैसे उसकी बरसात कर रहा है। फलोत्प्रेक्षा शायद आपको पिछली बार ही समझ में आ गया होगा, लेकिन एक बार और देख लो। फल की संभावना, बढ़र ताड़ को पेड़ यह, मनु चूस मन को आकाश। ताड़ का वृक्ष देखो बेटा स्वाभाविक रूप से बढ़ता है, ठीक है ना। ताड़ के वृक्ष लंबे लंबे होते हैं, ऐसे लगते हैं जैसे आकाश को छूते हैं, है ना। लेकिन क्या वास्तव में आकाश को छूने के लिए वो बढ़ते हैं? नहीं, वो अपने स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ते जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर फल की संभावना, अब अरे ताड़ के वृक्ष क्यों बढ़ रहे हैं, कौन सा परिणाम प्राप्त होगा, कौन सा फल प्राप्त होगा तुझे कि तू है ना इस बढ़े ही जा रहा है। अरे बोले कि है ना आकाश को प्राप्त करने के लिए, आकाश को चूमने के लिए, आकाश को स्पर्श करने के लिए। लेकिन नहीं, ताड़ का वृक्ष आकाश को स्पर्श करने के लिए नहीं बढ़ता, वह अपने स्वभाव से ही, स्वाभाविक रूप से ही विकास करता है। तो यहाँ पर फल की संभावना व्यक्त की गई है। अब यहाँ देखो अपन
कारण की संभावना है कि राम को है ना सुमिरन आ गया, ऐसा लग रहा है राम को सुमिरन आ गया कि है ना उसने अपने लात जो मारी थी। यहाँ कारण की संभावना है और यहाँ पर फल की संभावना हो रही है। ताड़ क्यों बढ़ रहा है? आकाश को चूमने के लिए। लेकिन आकाश को चूमने के लिए अपन भी देखते हैं, आकाश को चूमने के लिए थोड़ी तो ताड़ वृक्ष बढ़ता है। जैसा अपन ने पिछली बार पहले उदाहरण में देखा था कि यमुना नदी के किनारे बहुत सारे जो वृक्ष है तरुवर के तमाल के, है ना, तो वो घने वृक्ष हैं, तो स्वाभाविक रूप से जब घने वृक्ष हो जाते हैं तो अपने आप में ही है ना उनकी जो टहनियाँ है वो झुकने लग जाती है, स्वाभाविक है झुकने लग जाती है। लेकिन ये क्यों झुक रहे हैं? कवि है ना संभावना कर रहा है फल की, क्यों झुक रहे हैं? अरे ये यमुना नदी के जल को स्पर्श करने के लिए झुक रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, जल को स्पर्श करने के लिए नहीं, स्वाभाविक रूप से वो झुकते हैं। आगे देखो, विकसित प्रात में जलज ये सर जल में छवि देत पूजत भानु ही मनहु से श्रिय मुख समता हेत। विकसित प्रात में जलजीय जलज कमल, प्रातःकालीय कमल इस प्रकार विकसित होते हैं। सर जल में छवि देत पूजत भानु ही मनहु से, पूजत भानु ही सूर्य को पूजने के लिए, मनहु ऐसे मानो, श्रिय मुख समता हेत सीता जी के मुख की समानता प्राप्त करने के लिए ये सुबह सुबह जो कमल विकसित होते हैं वो ऐसे लग रहे हैं जैसे सीता जी के मुख की समानता इसे प्राप्त हो जाएगी। और सुबह विकसित होते हुए कमल ऐसा लग रहा है जैसे सूर्य की पूजा कर रहा है। सूर्य की पूजा क्यों करेगा? कि हे भगवान मेरे को भी सीता के मुख की जितना सुंदर कर दे। कौन? कमल। ऐसा विकसित सुबह प्रातःकाल विकसित होता हुआ कमल ऐसा लग रहा है जैसे सीता के मुख की समता प्राप्त करने के लिए वह सूर्य की उपासना कर रहा है, सूर्य की पूजा कर रहा है। भानु ही सूर्य। कमल मानो सीता जी के मुख की बराबरी करने के लिए सूर्य की पूजा करते हैं। ठीक है। कमल सरोवर में खिलना स्वाभाविक प्रक्रिया है। ठीक है, अपन देखते हैं सुबह सुबह कमल ने सरोवर में जो है खिलते हैं, किंतु कमल के खिलने को रवि पूजन के कार्य का कारण बनाकर अफल में फल की संभावना व्यक्त की गई है। कि वास्तविक रूप से जो कमल है वो सूर्य की पूजा के लिए सूर्य की पूजा नहीं करते और सीता के मुख की बराबरी नहीं करते, लेकिन यहाँ पर है ना सीता जी के मुख की समानता प्राप्त करने के लिए सूर्य की पूजा करते हुए कमल को दिखाया गया है। कि विकसित होता हुआ कमल ऐसा लग रहा है जैसे सीता जी की समानता प्राप्त करने के लिए वह सूर्य से उपासना कर रहा है। फल है कि विकसित, सूर्य विकसित क्यों हो रहा है? सॉरी, कमल विकसित क्यों हो रहा है? सूर्य की पूजा करने के लिए। कमल सूर्य की पूजा क्यों कर रहा है? कि उसे भी है ना सीता जी जितना सुंदर मुख जो है प्राप्त हो जाए। तो क्या वास्तव में ऐसा है? नहीं, कमल स्वाभाविक रूप से है ना खिलता है सुबह सुबह और वह स्वाभाविक रूप से ही सुंदर है। आज के लिए इतना ही।